आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट प्रोफेसर लक्ष्मी जी, संगीत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल शास्त्री जी, जनरल सेक्रेटरी आयु जी और इस सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, perhaps it is coincidence that on the dais I am sitting in between two former Marxist professors, but both are truth seekers. Now they are changed person. I congratulate them. ऐसी गैदरिंग में जब मुझे बोलने के लिए जाना पड़ता है तो मुझे एक किस्सा याद आता है। जर्मनी में बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी आइंस्टीन। तो आइंस्टीन को लोग जगह जगह व्याख्यान के लिए बुलाते थे। उस जमाने में वीडियो वगैरह होता नहीं था। आइंस्टीन को शक्ल से कम लोग जानते थे, नाम से जानते थे। एक छोटे टाउन में भाषण देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में अपने ड्राइवर को कहने लगे, मुझे रोज रोज एक ही भाषण देना पड़ता है, कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलना होता है, मेरे सर में दर्द हो गया आज। तो आइंस्टीन के ड्राइवर ने सोचा कि साहब के सर में दर्द हो गया है, तो उन्होंने कहा साहब आज आप रहने दो, आपकी जगह पर मैं भाषण दे दूं। अरे पागल हुआ है, साइंस पर बोलना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बोलना है। तो उन्होंने कहा साहब आपका भाषण सुनते सुनते मैंने उसको रट लिया है। तो आइंस्टीन ने सोचा चलो आज नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आइंस्टीन ने उस नए टाउन में जाकर अपनी जगह पर ड्राइवर को खड़ा कर दिया आइंस्टीन के परिचय के रूप में। बहुत अच्छा बोला, वही बोला जो आइंस्टीन ने बोलना था। बड़ी तालियां वालियां बजी। बाद में एक ने सवाल खड़ा कर दिया सभागार में से भाषण के बाद में। अब सवाल का जवाब बेचारे को कहां आता था इसको, पर ड्राइवर तो आइंस्टीन का था। उसने कहा ये भी कोई सवाल है, इतना सरल सवाल पूछा है, इसका जवाब कोई भी दे सकता है, पीछे मेरा ड्राइवर बैठा उससे पूछो। तो मेरी स्थिति कुछ ऐसी है आज। पर प्रेसिडेंट साहब ने सवाल जवाब भी रखा है बाद में। दीनदयाल जी का अभी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। कौन था दीनदयाल? सामान्य परिवार का सामान्य बच्चा था, परंतु आर्थिक दृष्टि से साधारण बच्चा था, प्रतिभा के हिसाब से असाधारण था। मैं राजस्थान से आता हूं और मेरा ये सौभाग्य है दीनदयाल जी को राजस्थान के 4 अलग अलग स्थानों के विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। राजगढ़ में पढ़े, कोटा में पढ़े, बाद में सीकर से उन्होंने हाई स्कूल किया और एमए करने के बाद में मुझे जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला वो गवर्नमेंट कॉलेज सीकर में ही मिला था। उसके बाद में वो पिलानी गए। बाद में सारा किस्सा वगैरह पता है दीनदयाल जी के बारे में। संवेदनशील कितने थे दीनदयाल जी, कंसर्न फील करते थे। दीनदयाल जी ने देखा तो उनमें क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों का उनको मार्क्स नहीं आ रहे। उस जमाने में हर 3 महीने के बाद में परीक्षा होती थी, तो कई सब्जेक्ट्स में बच्चों को 0 मार्क्स आ रहे हैं। तो दीनदयाल जी ने 0 एसोसिएशन बनाई। वो 0 एसोसिएशन का सदस्य कौन बन सकता था? जिसको 0 मार्क्स आए, और उनको दीनदयाल जी पढ़ा करके और फर्स्ट क्लास मार्क्स दिलाने में काम करते। तो अपने साथी के प्रति संवेदनशीलता का कितना बड़ा उदाहरण है। आप भी कॉलेज में पढ़े हुए लोग हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा, हमारे दोनों डाइस के दोनों प्रोफेसर भी कॉलेज में पढ़ाते रहे। जनरली कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी की स्थिति क्या है, मैं अपने नोट्स किसी और को नहीं दूंगा, नहीं तो वो मार्क्स ज्यादा ले लेगा।
नोट शेयर नहीं करते। और एक दीनदयाल था जिसने इस प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपने बराबर किया। दीनदयाल जी यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो एक बच्चा पॉलिश करने के लिए बार बार घूम रहा था, सब मना कर रहे थे, कोई पॉलिश कराने के लिए तैयार नहीं था। दीनदयाल जी के साथ में कार्यकर्ता भी था। दीनदयाल जी ने कहा इस बच्चे को बुलाओ। पॉलिश किया उसने। हम सब जानते हैं पॉलिश के बाद में जूते को चमकाने के लिए कपड़े से रगड़ना पड़ता है। तो उस बच्चे ने अपना बनियान निकाला रगड़ने के लिए, दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ पकड़ लिया, अपने झोले में से अपना कपड़ा निकालकर उस बच्चे को दिया, ये तुम ले जाओ और आगे से अपने कपड़े से अपने बनियान से मत करो। कितनी संवेदनशीलता रही होगी दीनदयाल के मन में। सचमुच दीनदयाल था। और इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद में दीनदयाल जी ने अपने संपूर्ण प्रतिभा को राष्ट्र देवता के, भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। एमए फाइनल की परीक्षा नहीं दे पाए थे दीनदयाल जी। एमए प्रीवियस में उन्होंने एडमिशन लिया था इंग्लिश से एमए करने में, पर उनकी एक मवेरी बहन बहुत बीमार हो गई थी। उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था। दीनदयाल जी ने कहा मैं सेवा करूंगा, पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद में संघ के प्रचारक निकल गए। एक दिन उनको याद में आया कि मैंने ये जो कुछ डिग्री वगैरह हासिल किए, मेरे लिए डिग्री का क्या यूज है। मैं तो भारत की सेवा करने के लिए चला हूं, राष्ट्र देवता के चरणों में मैंने अपने को अर्पित किया है, डिग्रीज का मेरे लिए क्या उपयोग है। अपने कार्यकर्ता को बुलाया तो मेरे छोटे बक्से में कुछ कागज है, जाकर तुम उसको अग्नि को समर्पित कर दो। वो गया, उसने देखा वो तो उनके सर्टिफिकेट थे। उनको हर एक परीक्षाओं में जो अथॉरिटीज की तरफ से प्रशंसा पत्र मिले थे वो सब कागज थे। वो लौटाया। दीनदयाल जी आपने गलतफहमी में किसी और कागजों को जलाने के लिए कहा है मुझे, ये तो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किया उसके लिए आपको दिए हुए प्रशंसा के पत्र हैं। तो दीनदयाल जी ने कहा हाँ, मैंने इन्हीं को जलाने के लिए कहा है। मेरे मन में कहीं अहंकार रह जाए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और इसलिए कहीं सामान्य व्यक्ति के साथ खड़ा रहने कि मेरे मन में संकोच न आ जाए, इसलिए मैं इन डिग्रीज को जलाना चाहता हूं। सचमुच दीनदयाल। तो जैसे हमने सुना कि दीनदयाल ने अपने आखिर में एक भारत को दर्शन दिया, भारत को विचार करने के लिए एक नया रास्ता दिया। दीनदयाल जी ने 22 से लेकर 25 अप्रैल 1965 को बम्बई में 4 भाषण दिए थे। वो 4 भाषणों का जो संकलन हुआ वही एकात्म मानववाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ऐसा अंग्रेजी में उनको बोलते हैं। दीनदयाल जी ने वो जो जिस वर्ष वो भाषण दिया, भारत की आजादी को 18 वर्ष हो गए थे और प्लान पीरियड को भी 15 वर्ष हो गए थे। 1950 में भारत की विकास की योजनाएं प्रारंभ हुई। दीनदयाल जी ने क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहा, भारत कहां पहुंचा। स्वातंत्र सेनानियों ने जो सपना संजोया था, भारत उस रास्ते पर चल रहा है क्या। दीनदयाल जी जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया उनको ध्यान में आया, भारत की राह तो उलट गई है, सपना तो चकनाचूर हो गया है। हम उस रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं जिस रास्ते पर जाने के लिए भारत के स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उस एनालिसिस में से जो एमर्ज हुआ उसी का नाम एकात्म मानववाद है। बैकग्राउंड क्या है इस एकात्म मानववाद का? बैकग्राउंड ऐसा है कि उस जमाने को अगर स्मरण करेंगे, दोनों प्रोफेसर साहब वो स्मृतियां याद कर सकते हैं। उस जमाने में देश के टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और टॉप एकेडमिशियंस वो सब वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न सिस्टम से ही इन्फ्लुएंस थे। उन्हीं का उनके मन पर प्रभाव था और वो ये मानकर चलते थे भारत की नई रचना का आधार वेस्टर्न थॉट्स ही बनना चाहिए। ये पहला बैकग्राउंड था। कोई भी सेमिनार्स में हम जाते थे उस जमाने में, किसी भी एकेडमिक डिस्कशन में जाते थे, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिया जाता था तो वेस्ट वाज इंटरेक्टिंग विद द वेस्ट।
भारत कहां था? भारत तो नादार था। भारत का पर्सपेक्टिव, भारत की अप्रोच वो तो कहीं एकेडमिक डिस्कशंस में आता ही नहीं था। दीनदयाल जी ने सबसे पहला साहसपूर्ण काम ये किया, इस डिस्कशन को, इस डायलॉग को बदला। उन्होंने कहा हमको भारत की निगाह से देश की और दुनिया की समस्याओं को देखने का एक नए प्रकार का उपक्रम प्रारंभ करना चाहिए। ये दीनदयाल ने कहा, उसी का नाम एकात्मवाद है। दीनदयाल जी ने एक और दूसरी बात उन दिनों में देखी, वो जमाना था जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अलायंस हो रहा था, गठबंधन हो रहा था, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अलायंस होता था उनमें कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज थी क्या, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था क्या? तो दीनदयाल जी ने देखा विदाउट आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, just to grab power, political alliances are created. What will happen to this country? कहां जाएगा, डायरेक्शन क्या है? और दीनदयाल जी ने देखा कुल मिलाकर लोगों को यह समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और नेशनल डेवलपमेंट केवल और केवल राजनीतिक सत्ता के द्वारा हो सकता है। दीनदयाल जी इन दोनों बातों से सहमत नहीं थे और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा हमको नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। और नए ढंग से विचार करना पड़ेगा तो कैसा विचार करना पड़ेगा? वेस्टर्न सिस्टम्स के इमिटेशन से काम नहीं चलेगा। जितने भी प्रकार के, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, जितने भी हम सब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जितने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, जितने प्रकार की वेस्टर्न सिस्टम्स को लेकर के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं, वो सब क्या है? तो दीनदयाल जी ने कहा ऑल आर रिएक्शनरी, प्रतिक्रिया में से उत्पन्न हुए हैं। कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म की प्रतिक्रिया में से है, डेमोक्रेसी दुनिया में और राजशाही की प्रतिक्रिया में से आई। मैं बहुत विस्तार में नहीं, अब तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे तो दे आर रिएक्शनरी। दीनदयाल जी ने कहा दे आर पार्शियल, फ्रेगमेंटेड, आधे हैं, अधूरे हैं, खंडित हैं वो सब। तो खंडित दृष्टिकोण को लेकर दुनिया के लिए, समाज के लिए कोई पूर्ण सुख का, मंगल का विचार दिया जा सकता है क्या? दीनदयाल जी ने कहा संभव नहीं। दीनदयाल जी ने देखा जितने भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वगैरह है वो अनरिलेटेड है, फ्रेगमेंटेड है, अनकंसर्न है। और दीनदयाल जी ने कहा उससे आगे जाकर के इररिलेवेंट है, कोई रिलेवेंस ही नहीं उनका, ढोए जा रहे हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का जो रूस की नकल करके लिया, वो पंचवर्षीय योजनाओं की दिशा भारत की समस्याओं के समाधान के लिए कोई रिलेवेंट थी क्या? इररिलेवेंट था। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा इस मृगजाल से बाहर निकलना पड़ेगा और भारतीय दृष्टि से सोचना पड़ेगा। भारत की समस्याओं का समाधान, दीनदयाल जी कहते थे, भारत में से निकलेगा, भारतीय दृष्टि में से निकलेगा। हमको ये गलत फहमी में डाल दिया गया था तो वेस्टर्न थॉट्स यूनिवर्सल है। दीनदयाल ने कहा दे आर नॉट यूनिवर्सल, वो तो किसी परिस्थिति विशेष और समय विशेष की उपज है। एक खास तरह की सिचुएशन में से अमर हुए हैं, उसी को डील करने के लिए बने, खास तरह के टाइम में बनेंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए रिलेवेंट है, बाकी के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसलिए दीनदयाल जी इस भारतीय दृष्टि से सोचने के लिए आयुर्वेद का एक श्लोक कोट किया करते थे, यह देशस्य यो जंतु तदस्य तस्य औषधम। आयुर्वेद में ये श्लोक आता है, जिस इलाके में जो वनस्पति पैदा होती है वहां रहने वाले लोगों के रोग का सर्वोत्तम इलाज उसी वनस्पति से मिलेगा। और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा इसलिए जिस देश की जो समस्या है उस देश की समस्याओं का समाधान भी उस देश की संस्कृति में से निकलेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में से हमारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कभी कहा था, सवाल हमारे हैं और जवाब हम बाहर से लेंगे क्या? हमारे सवालों का जवाब हमको ही देना पड़ेगा। उसी लाइन में दीनदयाल जी ने कहा हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमको फिर से हिम्मत के साथ में भारतीय संस्कृति के शरण में जाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने पूर्व पीठिका के रूप में, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में कुल मिलाकर जो नया रास्ता हम, नया ग्रोथ मॉडल तलाशेंगे, उसके लिए
भारतीय संस्कृति की 3-4 बातें ये बेसिस के रूप में काम करेंगी। पहला काम करेंगे वर्ल्ड व्यू। सारे जितने भी प्रकार के हम शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं, जितने भी प्रकार की योजनाएं बनती है, नीतियां बनाती हैं, इन सब के पीछे वर्ल्ड व्यू। आप इस वर्ल्ड को किस निगाह से देखते हैं, वो वर्ल्ड व्यू कैसा है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को अगर एक लाइन में कहना हो तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। पश्चिम के लोग इस सृष्टि को मशीन मानकर चलते हैं, तो मैकेनिकल लॉ से ही वो समाज को, सृष्टि को डील करना चाहते हैं ना। और फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, मशीन टुकड़ों टुकड़ों में बनी हुई, पार्ट्स में बनी हुई होती है। मशीन का कोई एक पार्ट, कल पुर्जा खराब हो जाता है, मैकेनिक आता है, उसको बाहर निकाल देता है, नया पुर्जा ठोक पीट करके उस मशीन में डाल देता है। दीनदयाल जी ने सवाल किया, इस मशीन को इस प्रकार से डील करते समय मैकेनिक के मन में उस मशीन के प्रति कोई संवेदना होती है क्या? कोई दर्द का एहसास होता है क्या? कोई भावनाएं उसके साथ जुड़ती है क्या? नहीं जुड़ती है। तो मैकेनिस्टिक अप्रोच अगर सोसाइटी के साथ और सृष्टि के साथ अपनाएंगे तो भावना शून्य हो जाएंगे, संवेदना शून्य हो जाएगी। यही हो रहा है ना। वनवासी क्षेत्र में, जंगलों में लकड़ी कटती है, शहर में रहने वाले लोगों को दर्द होता है क्या? हम तो अपने सुख साधन के लिए सोफा में बैठने का काम करते हैं, कोई संवेदना ही नहीं है ना। दूर दराज के इलाके में रहने वाले को 2 समय का भोजन नहीं मिलता, हम तरह तरह के पकवान खाते हैं, हमारे मन में कोई संवेदना जगती है क्या? नहीं जगती है, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड व्यू के आधार पर अपने अप्रोच बनाकर चल पड़े हैं, वो अप्रोच, वो वर्ल्ड व्यू ही डिफेक्टिव है, वो फ्रेगमेंटेड है, वो मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि टू चेंज आवर वर्ल्ड व्यू। भारतीय मनीषा ने उस वर्ल्ड व्यू को दिया है, और उस वर्ल्ड व्यू को कहना हो तो दैट वर्ल्ड व्यू इज होलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंटीग्रल वर्ल्ड। हमारे यहां तो कहा ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसा उपनिषद में कहा ना। सब कुछ इस सृष्टि में जो चराचर जगत में है, उसमें एक ही ब्रह्म व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, ऐसा बोला ना हमारे यहाँ ईशोपनिषद में। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ है वो ईशमय है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सरल करके इसको बोला ना, सिया राम मैं सब जगह जाने, ऐसा बोला ना, सब जगह सिया राम है। अब पहले लोग हमको कहते थे ये तो बिल्कुल दकियानूसी ख्याल का, ऐसा कैसे हो सकता है? सियाराम सब जगह कैसे हो सकता है? संपूर्ण सृष्टि में एक ही ब्रह्म कैसे हो सकता है? ऐसा भारतीय चिंतन को, भारतीय संस्कृति को तथाकथित वैज्ञानिक नकारा करते थे। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक ट्राइबल अप्रोच है, ऐसा कहा करते थे हम लोगों को। परंतु धीरे धीरे विज्ञान को अकल आने लगी, हमको तो थी, विज्ञान को अकल आने लगी। तो विज्ञान की केमिस्ट्री ने कहा कि नहीं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उस बेसिक एलिमेंट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से संपूर्ण संसार में तमाम तरह के पदार्थ बनते हैं, ऐसा केमिस्ट्री ने पढ़ाया। फिर आगे फिजिक्स आ गई, और फिजिक्स में भी पार्टिकल फिजिक्स आ गई। उन्होंने क्या समझाया, अब किसी भी पदार्थ के अगर को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते उसका एटम आएगा, और एटम को भी तोड़ दिया है। एटम को तोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें एटम के भीतर है। किसी के भी को भी तोड़े, आप इसको भी अगर लेक्चर स्टैंड को भी तोड़ेंगे तो वही निकलेगा, तोड़ना मत पाना। और वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से उस एटम को देखा जब, तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए। जैसे माइक्रोस्कोप से कोई साइंटिस्ट एटम के भीतर की सृष्टि को ऑब्जर्व करता है, उसके भीतर के पार्टिकल्स दे चेंज देयर बिहेवियर। तो बिहेवियर, जीवमान बदलेगा, जड़ बदलेगा। किसी भी पदार्थ के एटम को तोड़ेंगे, उनके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो दे चेंज देयर बिहेवियर। और अगली बात देखिए, क्या एक ही डायरेक्शन में बिहेवियर बदलते हैं क्या? आप सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो क्या इस एटम के पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में बिहेवियर बदलेंगे? नो, नथिंग कैन बी सेड। किस डायरेक्शन में जाएंगे, नथिंग कैन बी सेड। तो साइंस की अकड़ खत्म हो गई। साइंस बोलती है, साइंस के बारे में बोलते हैं थ्योरी ऑफ सर्टेनिटी,
साइंस का गुण क्या है? हम सर्टेनिटी से बोल सकते हैं, किसी भी चीज को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साइंस का एक विशेष गुण है ना, थियरी ऑफ सर्टेनिटी। पर जब उन्होंने पार्टिकल्स का बिहेवियर देखा तो होश उड़ गए उनके। तो नथिंग कैन बी सेड विथ सर्टेनिटी। तो एक नई थियरी आ गई अब साइंस में, थियरी ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारे मनुष्यों ने नीति नीति कहा था, हे परमात्मा तेरी लीला को समझना और जानना और इसका विश्लेषण करना कठिन है। नीति नीति हमने कहा था, हमको कहा था ये बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, ये दकियानुसी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनको समझ ही नहीं, नीति नीति बोल रहे हैं। परंतु जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है उसको ध्यान में आता है इस सृष्टि का रहस्य समझना कठिन है। और अब तो जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट होकर के क्या आ गया, संपूर्ण सृष्टि की रचना एक ही पार्टिकल से हुई है ना। क्या है? बोसोन पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। अरे हमने वही तो कहा था, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा वी हैव टू चेंज आवर वर्ल्ड व्यू। और वर्ल्ड व्यू कैसा होगा? ये होगा इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू। संपूर्ण सृष्टि के तमाम अवयव एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है, इंटरडिपेंडेंट है और इसलिए अनब्रोकन होलनेस है। ये दृष्टि लेकर के अगर हम नई रचना करेंगे तो वो रचना संवेदना से युक्त होगी, लोगों के सुख दुख का विचार कर सकती है। ये पहली बात भारतीय संस्कृति के अधिष्ठान के रूप में दीनदयाल जी ने कही। दूसरी बात दीनदयाल जी ने कहा हम विविधता में एकता मानते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कहते हैं। और आगे जाकर के हम कहते हैं एक ही ने भिन्न भिन्न स्वरूपों में अपने को प्रकट किया है। अगर ये हमारा बिलीफ है तो फिर संघर्ष काहे के लिए होगा? क्लैश किस बात के लिए? विभाजन किस लिए? छोटे बड़े का भाव किस लिए? ये स्पर्श है, ये अस्पर्श है, इसका सवाल ही कहां खड़ा होगा अगर ईमानदारी से हमने मान लिया कि एक ही ने अपने को विविध रूप में प्रकट किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कभी प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल, बड़ा नाम हो गया, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल इस भारतीय संस्कृति के विविधता में एकता के सूत्र को हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का अंतर्यामी सूत्र बोलते थे। ये बेसिक सूत्र है और इस बेसिक सूत्र को अगर हमने समझ लिया और इसके अनुसार समाज जीवन में व्यवहार किया, समाज में बनने वाली संपूर्ण सोशो इकोनॉमिको पॉलिटिको रचना को इसके आधार पर बनाने और चलाने का काम किया तो कोई अशांति नहीं आएगी, कोई असमानता नहीं आएगी, कोई संघर्ष नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी आएगा, कोऑपरेशन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं आएगा, जिसकी बात कह रहे थे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं आएगा, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस वाली बवाल में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा हम अपनी रचना का आधार इस सूत्र को मानेंगे, विविधता में एकता। तीसरी बात दीनदयाल जी ने कहा ये मनुष्य क्या है? मनुष्य को ही नहीं समझा है और मनुष्य के कल्याण की योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही है। मनुष्य कौन है? तो मनुष्य को सोशियोलॉजी वाले डिफाइन करते हैं सोशल एनिमल और पॉलिटिकल साइंस वाले डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल एनिमल, दोनों के लिए एनिमल है। और साइंस के मैकेनिक्स पढ़ाने वाले मैकेनिकल मैन बोलते हैं। और आप में से कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा होगा तो बायोलॉजी में क्या सिखाते हैं? मैन इज ए बंडल ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, यही पढ़ाते हैं बायोलॉजी वाले। सेल से मिलकर मनुष्य बना है और सेल्स को क्या चाहिए? खाना पीना और सेक्स, ये तीन जरूरत है सेल की। तो इससे मनुष्य सुखी होगा कि नहीं होगा? मैं और प्रोफेसर राहुल जी हम अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे। मैं तो गलती से कई बार कहता हूं कि मैं जिसको पढ़ाता रहा वो अर्थशास्त्र कम था, अनर्थशास्त्र ज्यादा। हम क्या पढ़ाते हैं? हम मनुष्य को कैसा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, दिस इज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। मनुष्य को हम कैसा देखते हैं? इकोनॉमिक मैन। अब देखिए कैसे डिफेक्ट आता है, जब आपकी थिंकिंग में दोष होता है तो संपूर्ण व्यवहार बदल जाता है। जब मैं कहूं कि ये भाप का इंजन, तो मैंने इसको इंजन को भाप का क्यों कहा? ये किससे चलता है? भाप से चलता है, स्टीम से चलता है। मैं कहूं इलेक्ट्रिकल मोटर, तो ये मोटर किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है।
मैं कहूंगा कि मनुष्य इकोनॉमिक मैन है, तो ये किससे चलता है? मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ज्यादा मिलेंगे तो उस काम को करेंगे, कम पैसा मिलेंगे तो नहीं करेंगे। सोशली वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, इसका विचार है क्या? कहीं है ही नहीं संपूर्ण सिस्टम। ये जितने तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग अप्रोच हो रहा है सारा। कंज्यूमर के नाते से कोई बाजार में कंज्यूमर जाएगा तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि वो इकोनॉमिक मैन है, उसका रहेगा कि मैं दुकानदार से माल तो ज्यादा से ज्यादा ले लूं, पेमेंट कम से कम करना पड़े। दुकानदार की अप्रोच क्या रहेगी? इसको कम से कम दूं, और दूं भी तो डिफेक्टिव दूं, मिलावटी दूं, और पैसा मैक्सिमम ले लूं। एम्प्लॉय के नाते से, कोई मजदूर के नाते से कहीं काम करने के लिए जाएगा तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी? काम कम से कम करूं और तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। लेफ्टिस्ट ने यही सिखाया, जिसको छोड़कर हमारे दोनों मित्र आए हैं। रघुपति राघव राजा राम, आधा काम पूरा दाम। तो चलेगा क्या व्यवहार? और एम्प्लॉयर की दृष्टि क्या रहेगी? कर्मचारी से, मजदूर से एक्सट्रैक्ट तो मैक्सिमम कर लो, पर देना कम से कम पड़े। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक बिहेवियर डिफेक्टिव हो गया ना। क्यों डिफेक्टिव हो गया? हमने मनुष्य को क्या मान लिया? इकोनॉमिक मैन मान लिया। हमारे यहाँ के भारतीय संस्कृति में मनुष्य के बारे में वर्णन करते समय, जिसको दीनदयाल जी ने हाईलाइट किया, मनुष्य एक कंप्लीट मैन है। 4 चीजों के आयाम से मनुष्य बनता है: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। ये चारों को मिलाकर मनुष्य है। अगर चारों को मिलाकर मनुष्य है और मनुष्य को सुखी करने वाला आप कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं, उस सिस्टम में मनुष्य की इन चारों अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए ना, तब तो हैप्पीनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। शरीर की आवश्यकता क्या? आहार, फूड, खाने को चाहिए ना। भूखे भजन हो इन गोपाला, ऐसा कहते हैं ना हमारा। तुमको मिलेगा नहीं, खाने को मिलेगा नहीं, देश का काम करो। भैया कैसे काम करेंगे? खाने के लिए मिलना चाहिए ना। यहां आहार एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म है। यहां आहार का मतलब है ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन शुड बी फुलफिल। जितनी भी आपकी मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति की गारंटी आपके सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में होना चाहिए ना। ये आवश्यकता है। तो शरीर की आवश्यकता आहार। मन की आवश्यकता क्या है? मन की आवश्यकता प्यार। अपन क्या देख रहे हैं आजकल देश में और दुनिया में? आहार खूब है, खाने पीने का सामान की कोई कमी नहीं है, परंतु डिप्रेशन का शिकार है, डिजेक्शन है, लोनलीनेस है, कोई प्यार से उससे बात ही नहीं करता। तो नौजवान आजकल फांसी के फंदे में चूक जाते हैं ना। क्या हुआ भाई? खाने पीने की कमी थी क्या? विपन्नता के कारण से हुआ है क्या? ऐसा विपन्नता के कारण से नहीं हुआ। डिप्रेशन के शिकार है ना। बहुत संपन्न देशों के लोग डिप्रेशन, अवसाद सबसे ज्यादा वहां पर है। डिप्रेशन क्यों है? शरीर की आवश्यकता तो पूर्ति हो रही है, पर मन की आवश्यकता की तो पूर्ति नहीं हो रही है ना। हमारे अपने एक कार्यकर्ता है, हमारे सुरेश जी बैठे, यूएस से, ये नाराज न हो जाए, वो यूएस में डॉक्टरी का काम करते हैं। अभी पीछे मुझे मिलने आए थे, साइकेट्रिशियन है बड़े वहां पर। तो मैंने पूछा तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है यूएस में? उनका साहब जबरदस्त चल रहा है। मैंने कहा कारण क्या है? उन्होंने कहा वहां आधे से ज्यादा लोग या तो पूरे पागल हैं या आधे पागल हैं। नींद ही नहीं आती हो। नींद दिलाने के लिए 4 तरह के उपचार करना पड़ता है ना। प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, सोसाइटी का नहीं है, परिवार में प्रेम के संबंध नहीं है, समाज के बीच में प्रेम के संबंध नहीं है। तो मन को चाहिए प्यार, और बुद्धि को क्या चाहिए? विचार चाहिए। विचार शून्य अगर व्यक्ति होगा तो समाज का भला होगा क्या? समाज की प्रगति होगी क्या? विवेक ही नहीं है आपके लिए क्या करना और क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है। इसकी अगर आपको विचार करने की क्षमता ही नहीं है तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि को विचार चाहिए, और आत्मा को क्या चाहिए? उस परम पिता परमेश्वर के साथ साक्षात्कार चाहिए। अंतो तो गत्वा उस ब्रह्म के साथ, इसी माया में थोड़े पड़े रहना। तो इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि जो व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं उस व्यवस्था में मनुष्य की इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आज दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है।
हम भी नकल में पड़ गए, इसलिए हमारे में भी नहीं है। और दुनिया का कोई देश ये क्लेम नहीं कर सकता जहां मनुष्य की इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हो, नहीं है उसमें से। और ये कैसे होगा? तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई है। पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज का जो सिस्टम है, खासतौर से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक्स वाले लोग जो हैं वो अर्थ काम की बात करते हैं, अर्निंग एंड कंजम्पशन, अर्निंग एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो अर्थ काम के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, कैसे ही कमाओ, कमा के लाओ। वो MBA के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ना, यू हैव टू अचीव योर टारगेट दिस वे और दैट वे, यही सिखाते हैं। तो दिस वे और दैट वे टारगेट अचीव करेंगे तो क्या होगा? करप्शन का लिफाफा लेकर जाएंगे ना, यही हो रहा है ना। The whole society has become a corrupt society that way. क्योंकि हमने सारा का सारा जीवन का एम कमाना और खाना, कमाना और खाना, किस ढंग से कमाना खाना इसका विचार नहीं किया। हमारे यहाँ विचार किया, हमारे क्या कमाना खाना इसको मना नहीं है। भारत के बारे में लोगों को गलत फहमी है कि हमने कमाने खाने से रोका, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो महाभारत में बार बार में आता है, दरिद्रम पातकम लोके, बिलो पावर्टी वाले देश बनकर भारत नहीं रहना चाहता। भारत समृद्धि के शिखर पर पहुंचेगा ना, पहुंचा हुआ है भारत समृद्धि, परंतु आपने अर्निंग और कंजम्पशन की एक्टिविटी जो चलानी वो मर्यादित ढंग से चलानी, धर्म के अनुसार चलानी। मैं चूंकि संघ का कार्यकर्ता हूं, धर्म की बात खास तौर से इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के बीच करने के लिए जाता हूं तो कहते हैं आ गया ना तुम्हारा कम्युनल एजेंडा, सेफरनाइजेशन आ गया ना। धर्म का अर्थ ही पता नहीं, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं, धर्म का दुनिया की किसी भाषा में कोई ट्रांसलेशन नहीं। धर्म 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 ध्री धातु से बना है और ध्री धातु के 3 अर्थ होते हैं, टू अपहोल्ड, टू सस्टेन, टू नरिश। धारण, रक्षण, पोषण। जीवन के वो व्यवहार, वे मर्यादाएं, वे कानून कायदे जिससे व्यक्ति के, परिवार के, समाज का, राष्ट्र का और सृष्टि का धारण, रक्षण, पोषण होता हो, उसको धर्म कहते हैं। कम्युनल कहां से आ गया इसमें? रिलीजन कहां से आ गई? पूजा पद्धति कहां से आ? चाहिए नहीं है। अगर उस प्रकार से आप देश और समाज का काम नहीं चलाओगे तो संकट में जाओगे ना, मर्यादा विहीन होकर के। इसलिए हमारे यहां पर इस बात को जोर दिया गया, धन कमाना तो है पर धर्म की मर्यादा के अनुसार कमाना है। मैं एक प्रसंग सुना रहा हूं, लंबा हो रहा है ना, 10 मिनट और है? 10 मिनट और। तो महाभारत के शांति पर्व में एक प्रसंग आता है, चारों भाइयों के बीच में वार्तालाप होता है। युधिष्ठिर कहता है मुझे युद्ध में नहीं जाना। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर तो अर्जुन ने मना किया था, पर उससे पहले जब प्रिपरेशन की बात हो रही तो युधिष्ठिर काय के लिए युद्ध करना? फॉर व्हाट? पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, सत्ता के लिए? आई डोंट एस्पायर, मुझे नहीं चाहिए। तो उस समय अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है, नहीं नहीं भैया जी लड़ेंगे लड़ेंगे भैया। अर्जुन का एक नाम है धनंजय और युधिष्ठिर का एक नाम है धर्मराज। एक तरह से धन धर्म को समझा रहा है। आप सिमिली देखिए, धन धर्म को समझा रहा है, नहीं युद्ध करना जरूरी है। अब दोनों बड़े धुरंधर थे, ब्यूटीफुल संवाद है, वो पढ़ने लायक संवाद है। दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं कौन किसके आर्ग्यूमेंट में जीत सकता है। बाद में जाकर महाभारतकार नकुल सहदेव से उसका सिंथेसिस करवाते हैं और वो कहते हैं नकुल सहदेव दोनों भैया आप दोनों श्रेष्ठ हो, तो देखो समाज का काम न अकेले धर्म से चल सकता है न अकेले धन से चलता है। हमको धनयुक्त धर्म और धर्मयुक्त धन चाहिए। यह है भारतीय दृष्टि, जिसको लेकर दीनदयाल जी ने कहा हमको 4 पुरुषार्थ के आधार पर चलना। एक दीनदयाल जी ने बहुत ब्यूटीफुल सिमिली दिए, ये इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के बीच में संबंध क्या होता है, व्यष्टि और समष्टि के बीच में कैसा संबंध होता है। तो वेस्टर्न अप्रोच में इस संबंध को कंसेंट्रिक रिलेशनशिप माना है, संकेंद्रीय संरचना माना। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सर्कल खींच दूं, उसके बाद में एक बड़ा आउटर सर्कल खींच दूं, उससे बड़ा आउटर सर्कल और बड़ा खींच दूं, तो हर एक सर्कल अपने आप में कंप्लीट है। इट हैज नथिंग टू डू विथ द आउटर सर्कल। तो ये रचना वेस्ट की है,
परिवार में व्यक्ति रहता तो है, पर परिवार के सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ को कहे कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए, जरा तुम दे देना, तो उससे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक टू माई चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन आई विल आंसर। कोई संवेदनाएं है क्या? अनरिलेटेड है, अनकंसर्न्ड रिलेशनशिप है, माइक्रो मैक्रो रिलेशनशिप का ही खेल है। कोई कहता है माइक्रो इंडिविजुअल सुप्रीम है, कोई कहता है सोसाइटी सुप्रीम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, इसको मान करके ही नहीं चलते। भारत ने माना है, व्यक्ति से लेकर परमेष्टि तक सब एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है, इंटरवोवन है, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। एक का दुख दर्द दूसरे का दुख दर्द रहता है। तो ऐसा ही माइक्रो मैक्रो रिलेशनशिप की एक विशेष प्रकार की संकल्पना दीनदयाल जी ने देने का प्रयत्न किया। उसके आधार पर रचनाएं बनानी पड़ेगी। ये जो पूंजीवाद और साम्यवाद आया, ये माइक्रो मैक्रो की ठीक रिलेशनशिप को न समझने के कारण से दोनों ही फेल हो गए। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल को सुप्रीम माना ना, इंडिविजुअल ऑनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही माना ना हमने। सब संसाधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होगा। मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरी खदान, मेरा कारखाना, तो जब मेरा होगा तो उसमें जो कुछ भी पैदा होगा उसको मैं अपने हिसाब से चाहे जैसे उसको काम में लूंगा ना। तो कैपिटलिज्म ने क्या दिया दुनिया को? इनइक्वालिटी दी। कैपिटलिज्म ने दुनिया को क्या दिया? एक्सप्लॉइटेशन दिया दुनिया को। तो कुल मिलाकर कंसंट्रेशन हो गया कैपिटलिज्म के कारण से, क्योंकि उसने माइक्रो को ही तरजीह दी, मैक्रो को माना ही नहीं। रिएक्शन हुआ, कम्युनिज्म आ गया। ये इंडिविजुअल क्या होता है छोड़ दो, तो नेशनलाइजेशन कर लिया उन्होंने तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। नेशनलाइजेशन क्या है? वर्चुअली इट इज गवर्नमेंटाइजेशन। सरकार अपने पास ले लेती है सब दुनिया के संसाधनों को, और व्यक्तियों को कहा कि जो तुमको हम बताएंगे वही खाना है, वैसे ही कपड़ा पहनना है, और जितना बताएंगे उतना ही खाना है और वही काम करना है। तो व्यक्ति रिड्यूस होकर के जेल के कैदी के तरह आ गया ना कुल मिलाकर के। उन्होंने इंडिविजुअल की गरिमा को समाप्त कर दिया, व्यक्ति का इंसेंटिव और इनिशिएटिव समाप्त हो गया। सारा कम्युनिज्म ढह गया ना, रशियन इकोनॉमी ढह गई। उसका कारण यह था व्यक्ति में काम करने की न प्रेरणा रही न पहल रहा। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा दोनों तरह के एक्सट्रीम ये गलत है। ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप के आधार पर हमको एक नई रचना खड़ी करनी पड़ेगी। अब दो चीजों पर मैं दीनदयाल जी की थोड़ी थोड़ी बात कहकर के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में दीनदयाल जी ने क्या कहा, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में दीनदयाल जी ने क्या कहा। दीनदयाल जी यद्यपि एक पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, पर दीनदयाल जी ने कहा दीज आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट, स्टेट एंड नेशन। आजकल की पॉलिटिकल साइंस की किताबों में हम स्टेट और नेशन को एक ही तरह से पढ़ाते हैं और एक ही तरह से पढ़ते हैं। राज्य और राष्ट्र एक नहीं है, दीज आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा राज्य से राष्ट्र बड़ा होता है, राज्य ने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, राजनीति ने राष्ट्रीयता को पुष्ट करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसी राजनीति जो राष्ट्रीयता को कमजोर कर दे मुझे नहीं चाहिए, वो त्याज्य है, अवांछनीय है, कंडेमनेबल है। जनरल सेक्रेटरी एक पॉलिटिकल पार्टी का होते हुए वो बोल रहे हैं, और फिर आगे बोल रहे हैं केवल राज्य के आधार पर समाजोत्थान का, समाज परिवर्तन का काम केवल राज्य के द्वारा नहीं हो सकता। राज्य एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, पर राज्य सब कुछ नहीं है, ऐसा दीनदयाल ने बोला। और फिर दीनदयाल जी ने आगे कहा कि हम हमारी कल्पना का कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। हिम्मत की दीनदयाल ने उस समय पर, दीनदयाल कहा कि हम धर्म राज्य बनाना चाहते हैं। आज बोलने की हिम्मत कर सकता है कोई पॉलिटिशियन? धर्म राज्य था, डंके की चोट धर्मराज। पर धर्मराज डजंट मीन थियोक्रेटिक स्टेट। धर्म राज्य का मतलब पांथिक राज्य नहीं है। हमारा वो धर्म राज्य होगा जिसमें तमाम रिलीजन का पूरा सम्मान किया जाएगा, सबको स्वतंत्रता होगी। तो दीनदयाल जी ने इसकी बात कही। फिर दीनदयाल जी ने कहा अच्छी सरकार कौन होती है, अच्छा प्रशासन कैसा होता है, उसके 4-5 गुण दीनदयाल जी ने बताया। एक को कहा वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। प्रशासन की, सरकार की, सत्ता में बैठे हुए लोगों की कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं।
तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो प्रभावी होना चाहिए। दूसरा उनका पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आजकल के पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट कमेंट ऑन माई पर्सनल लाइफ। अरे क्या पर्सनल लाइफ? तुम पॉलिटिशियन हो ना भाई, व्हाट इज पर्सनल लाइफ? यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। दीनदयाल जी कहते हैं तुम्हारा जीवन तो पारदर्शी होना चाहिए ना। तुम पर्सनल लाइफ में घोटाला करोगे, पर्सनल लाइफ में व्यभिचार करोगे और देश को उपदेश करोगे, ये नहीं चल सकता। तो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। फिर दीनदयाल जी का रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेवार होना चाहिए, जिम्मेवारी को ओन करना चाहिए। आप तो करते ही नहीं। मान लीजिए कोई विशेष प्रकार का उपद्रव हो गया, कोई घोटाला हो गया, इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, इंक्वायरी कमीशन में कौन फंसता है? कोई छोटा चपरासी फंसेगा, छोटा क्लर्क फंसेगा, छोटा आदमी फंसेगा, उस पर गाज गिरेगी, उसका ट्रांसफर कर देंगे, किसी थानेदार का कर देंगे, किसी एसपी का कर देंगे। तो वन मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर कहा रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव तो है ही नहीं। सत्ता में पहुंचे हुए लोग फोन ही नहीं उठाते, कोई मिलने जाते हैं तो उनको मिलने का समय नहीं होता है। तो यू मस्ट बी आंसरेबल। तो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, तब जाकर के शासन, प्रशासन, सत्ता ठीक प्रकार से चलेगी। और लोकतंत्र कब अच्छा चलेगा? दीनदयाल जी ने कहा लोकतंत्र तब अच्छा चलेगा जब पार्टी अच्छी हो, दल अच्छा होना चाहिए। पार्टी खराब है, आदमी अच्छे हैं, तो लोकतंत्र अच्छा नहीं चलेगा। फिर दीनदयाल जी ने कहा पार्टी अच्छी हो, ये तो आइए, पर कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, गुड कैंडिडेट। पार्टी अच्छी है पर कैंडिडेट भ्रष्ट है, उसके द्वारा सही शासन चलेगा का नहीं चलेगा। फिर दीनदयाल जी ने कहा पार्टी भी अच्छी है, कैंडिडेट भी अच्छी है, फिर आपको और हमको बताया वोटर भी अच्छा होना चाहिए। वोटर तो कास्ट देख करके वोट करता है। और मैं तो हरियाणा में रहा बहुत वर्षों तक, हरियाणा में तो गोत्र देख करके वोट करते हैं। पता नहीं यहां क्या है, गोत्र मेरे गोत्र का है क्या है तो वोट करूंगा मैं उसको। इश्यूज देखा जाए तो देश के सामने इश्यूज क्या है, देश के सामने चैलेंजेस क्या है। तो वोटर भी अच्छा होना चाहिए। और ये वोटर अच्छा बना रहे, इसके लिए लोक मत परिष्कार, वोटर्स एजुकेशन का काम ये कंटिन्यूसली देश में चलना चाहिए। ऐसा दीनदयाल जी ने कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से कुछ कमेंट्स किए। अब चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, चाहे सही रहा चाहे गलत रहा, पर रहा तो सही, तो दीनदयाल जी के इकोनॉमिक थॉट्स क्या थे उसके बारे में दो चार बातें बताकर विषय को पूर्ण करूंगा। दीनदयाल जी के कल्पना में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो दीनदयाल जी ने कहा स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित अर्थतंत्र, स्वदेशी, सेल्फ रिलायंट एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यह ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तमाम साइड्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। स्वदेशी के बिना सेल्फ रिलायंस नहीं आ सकता और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बिना स्वदेशी नहीं आ सकती। तो कुल मिलाकर हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में इन तीन बातों पर जोर देंगे, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। दीनदयाल जी ने कहा कि हमको अर्थ विकृति से अर्थ संस्कृति की ओर जाना है। शब्द दीनदयाल जी के, मैं क्या कहूं, ऐसे शब्द प्रयोग किए तो समझ में आना कठिन है। अर्थ विकृति से, अर्थ परिवर्तन से हमको अर्थ कल्चर की ओर, वैसे संस्कृति का ट्रांसलेशन कल्चर है नहीं सही, तो अर्थ विकृति से अर्थ संस्कृति की ओर जाना पड़े। क्या है ये अर्थ विकृति, क्या है? तो उन्होंने कहा दुनिया में कुल मिलाकर क्या बताया जाता है, कमाने वाला खाएगा, यही है ना नारा। कमाने वाला, जो कमा नहीं रहा उसको खाने का क्या अधिकार है? कमाने वाला खाएगा, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, बाकी तो अनफिट है, मर जाना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा यह परवर्सन है, ये भारतीय संस्कृति को स्वीकार्य नहीं। तो हमको क्या स्वीकार्य? दीनदयाल ने कहा कमाने वाला खिलाएगा। देखिए कितना बड़ा चेंज है, परसेप्शन। कमान उसकी जिम्मेवारी है ना, इज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उसकी जिम्मेवारी है। परिवार में कोई अपाहिज है, वो बूढ़ा है, समाज जीवन में कोई ऐसा है जिन कारणों से वो काम धाम नहीं कर सकता, क्या उसको मर जाना चाहिए? दीनदयाल ने कहा नहीं, कमाने वाला खिलाएगा, जो जन्मा सो खाएगा। जिसने भी बर्थ लिया है इस देश की धरती पर, सबको पालन पोषण उसका होना चाहिए, जिम्मेवारी है। पर दीनदयाल जी को कहा इसमें से गलत दिशा जा सकती है।
हर एक को लगे भाई हमको खाने के लिए मिलने वाला ही है, तो काहे के लिए काम करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। खाने को मिल ही जाएगा, जितने चोंच दिए वो चुगा देगा, काम क्यों करना का। ऐसा निठल्ले लोगों की फौज इकट्ठा हो सकती है देश में। तो इसलिए फिर दीनदयाल जी ने इसमें तीसरी बात भी जोड़ा, खाने वाला कमाए। तो कुल मिलाकर के हमको देश की इकोनॉमी को इस डायरेक्शन में ले जाना है, और इस दिशा में दीनदयाल जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, अर्थायाम। इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टर्मिनोलॉजी, भारतीय टर्मिनोलॉजी, वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी नहीं है। अर्थायाम क्या है? अर्थायाम मुझको कई बार पूछते साहब आप ये कहां से शब्द घड़कर लाते हो। मैं कहा मैं नहीं लाया, दीनदयाल लाया, उसी का गड़बड़ किया हुआ है सारा मामला। तो अर्थायाम क्या? सरल भाषा में समझना हो, प्राणायाम तो सबको ध्यान में है ना। बाबा रामदेव ने सबको सिखा दिया ना प्राणायाम, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना ये कला है, इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। ये बैलेंस बना करके आप श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया को करोगे तो आपका शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पर कोई कहे साहब मैंने श्वास ले लिया, श्वास तो मेरा था, मैं नहीं छोड़ता, मेरा क्या बिगाड़ोगे? तो हम कहेंगे भाई हम तो नहीं बिगाड़ेंगे, जो बिगाड़ने वाला बिगाड़ देगा। ऐसा हो सकता है क्या किसी के लिए? संभव नहीं है। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दीनदयाल जी ने कहा हमको बैलेंस बनाना है। अर्थव्यवस्था में न अर्थ का अभाव रहना चाहिए, न अर्थ का प्रभाव रहना चाहिए। अर्थ का अभाव रहा तो खाने को नहीं मिलेगा ना, लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी ना, फिर उत्पाद होगा कि नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। बुभुक्षितम किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। अपने देश में ये बहुत सारे प्रकार के जो आज उत्पाद हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खड़ी हो रही है, लूटपाट हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है अपने देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसको भरपेट दो समय की रोटी भी नहीं मिल पाती। तो निष्करुणा आ जाएगी ना उसमें, वो कुछ भी उत्पाद करने के लिए तैयार हो जाएगा ना। इसलिए देश में अर्थ का अभाव नहीं रहना चाहिए, अर्थ का प्रभाव भी नहीं रहना चाहिए। लग्जूरियस लाइफ भी कुल मिलाकर समाज के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका वगैरह के, यूरोप वगैरह के किस्से कहानी पढ़ते हैं, मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। वो लग्जूरियस लाइफ में कई तरह के दुष्कर्म व्यक्ति करने लग जाता है ना, इससे अर्थ का प्रभाव भी ना हो। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडित स श्रुतिवान स गुणज्ञ स वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। ऐसा हमारे यहाँ के विद्वान लोग कह गए। सब कुछ जिसके पास पैसा है वही वक्ता है, वही बड़ा आदमी है। कई बार कहते हैं साहब बड़ा आदमी है, बड़ा कहाँ, लग तो छोटा रहा है। अरे साहब इसका इतना बड़ा 27 स्टोरी का मकान है। तो बड़ा आदमी होने का और छोटा आदमी होने का आपने आधार क्या मान लिया? पैसे को मान लिया ना, धन को मान लिया ना, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति मान लिया ना। समाज की क्या अवस्था बनेगी? तो समाज की अवस्था वो भी ठीक नहीं है। तो देश और समाज का काम चलाने के लिए जितना आवश्यक धन चाहिए उतना होना चाहिए, उसको अर्थायाम कहा। अर्थायाम को एक दूसरे ढंग से भी दीनदयाल जी ने समझाया। उत्पादन, वितरण और उपभोग के बीच समन्वय। उत्पादन तो हुआ पर खाने के लिए लोगों को नहीं मिला। लोगों ने गोदामों में भर करके आर्टिफिशियल बाजार में स्केर्सिटी खड़ी कर दी। ये होता है ना, पीछे प्याज के दाम बढ़ गए, दाल के बढ़ गए, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी खड़ी कर दी। जमाखोरों ने उस दाल को अपने गोदामों में जमा कर लिया। प्रोडक्शन तो हुआ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ ना। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो कंजम्पशन के लिए लोगों को नहीं मिलेगा ना। तो अर्थायाम का मतलब है तीनों के बीच में समन्वय बिठाना। अर्थायाम का एक और अर्थ है मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। केवल मेटेरियलिस्टिक लाइफ से व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, उसमें स्पिरिचुअलिज्म चाहिए। इकोनॉमी के साथ एथिक्स को जोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमी विदाउट एथिक्स इट विल नॉट बी गुड रिजल्ट। इसलिए मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा कि देखो मेरे लिए किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का टेस्ट है तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अंत्योदय, लास्ट मैन ऑफ द लैडर।
उसको तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी से कोई फायदा, उसके जीवन में कोई परिवर्तन, उत्थान हो रहा कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपकी पॉलिसी ठीक है, और अगर उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ यही हुआ, इतने वर्षों तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने पूरी की। प्रोफेसर साहब को पता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की सेंट्रल थीम रखी थी इंक्लूसिव ग्रोथ। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, इंक्लूसिव ग्रोथ तो हुआ नहीं। तो बड़ा चतुर चालाक लोग हैं ना हम लोग, हम भी हैं उसमें शामिल। तो हमने 12वीं योजना की थीम रख दी मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अरे इंक्लूसिव तो हुई नहीं, वो भी नहीं हुई। कारण है कि हमारी दृष्टि और समझ ही गलत है। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ाते हैं, इसलिए ग्रोथ पर ही जोर देते थे, ग्रोथ होने दो। आज भी डिबेट क्या हो रही है, अभी इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन पहले दिया गया ना, और 7% की ग्रोथ भी हो सकता है 7.75 तक हो जाए। तो सारी डिबेट ग्रोथ पर है ना, पर वो ग्रोथ का हिस्सा किसको मिल रहा है भाई? इसका विचार किया है क्या आपने? अमीर तो अधिक अमीर हो रहा है, गरीब अधिक गरीब हो रहा है। कुछ महीनों पहले अपने देश के आंकड़े प्रकाशित हुआ था, अपने देश में अमीर, सबसे बड़े अमीर परिवार और सबसे अधिक गरीब परिवार के बीच की आय के बीच में 5 लाख गुना अंतर था। कौन सी इकोनॉमी में ले जा रहे हैं हम देश को? कहां ले जा रहे हैं देश को? क्या बनेगा इतनी इनइक्वालिटी के साथ में? इसलिए ये ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल। इसे दीनदयाल जी ने कहा, मैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण करना चाहता हूं जो डिसेंट्रलाइज होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड होगी और हर एक काम करने वाले व्यक्ति को रोजगार मिल सके। एम्प्लॉयमेंट गिवन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सबको तो रोजगार मिलता नहीं, पढ़ने लिखने के बाद में भी कहां रोजगार मिलता है सबको? बहुत हालत खराब है आजकल तो, एम्प्लॉयमेंट मार्केट की हालत खराब है। तो अगर इकोनॉमी में नौजवान को काम नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी की क्या अवस्था मिलेगी? इसलिए दीनदयाल जी का नारा था, मैं जो अर्थव्यवस्था निर्माण करूंगा उसमें हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर खेत को पानी। इस डायरेक्शन में इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक प्लानिंग चलना चाहिए। तब तो देश में जो हम कल्पना करके चले थे वो कल्पना पूरा होगा। 2 छोटी बात और दीनदयाल, एक चिति नाम का शब्द प्रयोग किया, चिति। ये तो बिल्कुल, कभी सुना है कि आप में से किसी ने चिति? नहीं सुना। चिति छोटी चीज है, चिड़िया वाली, और टीवी तितली वाली छोटी है। चिति क्या है? दीनदयाल जी कहते थे कि यही गड़बड़ है, हम अपनी चिति को विस्मृत कर गए हैं। किसी देश की आत्मा चिति है, चिति। चिति क्या है? चिति वो कसौटी है जिसके आधार पर हम तय करते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। घटना एक जैसी है, व्यवहार एक जैसा है, एक को हम ठीक मानते हैं, एक को हम गलत मानते हैं। विभीषण ने क्या किया? अपने राजा को छोड़कर शत्रु राजा के साथ मिल गए। और जयचंद ने क्या किया? जयचंद ने भी यही किया था। पर हम विभीषण को अच्छा मानते हैं ना, और जयचंद को खराब क्यों? राम ने क्या किया था? बाली को मारने में कौन सी ईमानदारी का प्रयोग किया था? छुप करके मारा। पर राम की हम पूजा करते हैं, बाली की नहीं, रावण की नहीं। पांडवों को हम अच्छा मानते हैं, कौरवों को नहीं। पांडवों ने युद्ध में क्या क्या नहीं किया, और वो करवाने वाला वो दुष्ट था कृष्ण। सब कुछ करवाया ना, पर हमारे लिए पूज्य कौन है, आदर्श कौन है? पांडव है, कृष्ण है ना, राम है ना, विभीषण है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ चिति। ये चिति वो कसौटी है जो कोई देश ये निर्णय कर पाता है देश को किस रास्ते पर जाना है, समाज के लिए क्या उचित है, समाज के लिए क्या उचित है। और कुल मिलाकर इस कल्पना को अगर साकार करना है तो साकार करने के लिए दीनदयाल जी का विराट का जागरण करना पड़ेगा। विराट ऑर्गेनाइज मैन पावर, समाज की संगठित शक्ति का नाम विराट है। बातें हम अच्छी करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, समाज संगठित होकर के उस काम में लगेगा तो हो जाएगा। विराट के बिना अच्छी बात भी समझ में नहीं आती है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के तमाम प्रश्नों का जवाब दिया। प्रश्न का जवाब सुनकर के अर्जुन कहता, आपकी बात तो ठीक है, पर ये प्रश्न हो रहा है। यही चलता रहा ना खेल। 11वें अध्याय से, अरे भैया मैंने तेरे को समझा दिया ना, समझ लेना, नहीं समझा।
कब समझा? जब कृष्ण ने विराट का दर्शन कराया। हाँ नहीं, आप समझ गए। मैं भाई साहब आप वैसे ही आ जाइए, पहले वाले लोग। अब क्यों समझ गए? विराट की अपनी ताकत होती है। दुनिया में ताकतवर की पूजा होती है ना, समाज में भी ऐसा विराट का जागरण। इसलिए दीनदयाल जी के कुल तमाम बातों को अगर समेटना हो, दीनदयाल जी के सपनों को, दीनदयाल जी का जो चौथा भाषण है, मैं कई बार नौजवानों को कहता हूं, अंतिम जो लेक्चर है उनका, अंतिम लेक्चर का जो अंतिम पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, वो पढ़ना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ के जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हैं, सिर्फ मार्वलस। दीनदयाल जी कहा है, हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते, उनको कोट कर रहा हूं मैं जी, हम भारत को न तो किसी पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना, हम पर आरोप लगता है ना हम दकियानूसी हैं, हिंदुस्तान को 7वीं शताब्दी में लेना। दीनदयाल जी कहते हैं नहीं, हम भारत को पुराने जमाने की प्रतिच्छाया नहीं बनाना, और न ही भारत को हम रूस और अमेरिका की नकलची देश बनाना चाहते। महत्व क्या है? उस समय रूस और अमेरिका का ही बोलबाला था। हम जाते हैं, यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, आज भी कभी जापान से ले आओ, कभी ऑस्ट्रेलिया से ले आओ, कभी अमेरिका से ले आओ, कभी चीन। अरे तुम्हारे पास क्या है? तुमको अपना विचार करना पड़ेगा ना। अपना विचार किए बिना अगर दुनिया के देशों से लेने के नकल करने पर रहे तो भारत कहां, भारत का स्वत्व कहां खड़ा होगा? और भारत में कोई कमी है क्या? मैं तो आजकल टेक्नोलॉजी के बारे में भी बोल रहा हूं। वो टेक्नोलॉजी के नाम पर आजकल हमको बहुत डरा रहे हैं लोग। हाई टेक्नोलॉजी लो, हाई टेक्नोलॉजी लो, वेदर यू वांट हाई टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी। मेरा कहना है कि क्लासिफिकेशन ही गलत है। देयर इज नो सच थिंग एज हाई एंड लो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। If particular technology is suitable to your country, you must adopt it. If it is unsuitable to your country, you should reject it. और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक बात सुना करके मैं विषय पूर्ण करता हूं। विवेकानंद व्याख्यान देने के लिए अमेरिका में गए थे। उनके व्याख्यान से लोग बड़े चमत्कृत होते थे। उनके व्याख्यान के बाद में एक सज्जन अमेरिका के खड़ा हो गया कि तुम आत्मा की, परमात्मा की, दर्शन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मान लिया तुम इन चीजों में हमसे आगे हो, टेक्नोलॉजी में तो पिछड़े हुए हो, हमारी बात मान लो। ये कहना था, देखो हम तो सत्य को मानने वाले लोग हैं, हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं, पर ये बताओ तुम्हारे देश में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या 2 बर्तन में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला? अब तो बेचारा वो प्रश्नकर्ता घबरा गया। अमेरिका के रसोई में तो पूरा शस्त्रागार होता है, तब भी स्वादिष्ट खाना नहीं बनता उनसे। तो उनका तुम्हारे देश में है क्या? तो उनका हमारे देश में राजस्थान प्रांत है, वहां दाल बाटी की रसोई बनती है। पता नहीं आप में से किसी ने खाया कि नहीं खाई है? खाई ना। तो एक बर्तन दाल के लिए चाहिए और दूसरा बर्तन आटा गूंदने के लिए चाहिए, और उपलों में सेक करके चटाचट खाते हैं। उसने कहा अच्छा इतना एडवांस है तुम्हारा देश टेक्नोलॉजी में? तो विवेकानंद ने कहा हमारे यहाँ तो लगातार रिसर्च चल रही है। अब हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इजाद की, एक बर्तन में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना। खिचड़ी में कितने बर्तन लगते हैं? अरे टेक्नोलॉजी किसका नाम है? इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का नाम टेक्नोलॉजी है। प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी में ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं। इसीलिए ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, रिसोर्स क्रंच की प्रॉब्लम है। ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए ना सारी दुनिया भर के। सारा लोहा खा गए हम, सारा कोयला खा गए हम, सारा पानी पी गए, सारे पेड़ पौधों को काट, बचा क्या है? सस्टेनेबिलिटी का सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा है सस्टेनेबिलिटी? यू हैव अडॉप्टेड ए रॉन्ग टेक्नोलॉजी which using more input to produce more output. Ours is a different kind of technology. भारत की टेक्नोलॉजी कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट। आपके सामने चैलेंज है, मेरे सामने नौजवान और आईटी में और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले, साइंस के क्षेत्र में काम, दिस इज द चैलेंज बिफोर अस। एक नई टेक्नोलॉजी इजाद करने का भारत के सामने चैलेंज है। तो दीनदयाल जी ने कहा था हमको अपने देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अंत में दीनदयाल जी हमसे क्या चाहते हैं? तो दीनदयाल जी हमसे चाहते हैं अतीत का गौरव। अतीत को डिग्रेड मत करिए, अतीत का गौरव, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन
प्रेजेंट डे का आप रियलिस्टिक असेसमेंट करिए, वर्तमान को भूलना नहीं, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर चिति के प्रकाश में विराट को जागृत कर हम देश के नव निर्माण करने के संकल्प में जुटे, ऐसी दीनदयाल जी की हम सबसे इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।